एपिसोड 81 अब आगे। सिमी उन लोगों को ऐसे करता देख कुछ खुराफाती अपने दिमाग में सोचने लगती है। उसके बाद वो धीरे से उन लोगों के पीछे से गायब हो जाती है और चुपचाप उन औरतों के पास चली जाती है। उन औरतों ने काफी सारा गुलाल ले रखा था। सिमी जल्दी से उन औरतों से क्यूट सी आवाज में बोली, वो क्या आप मुझे ये रंग दे सकती है? मुझे कीच काम है इसका। उद्धरण चिन्ह। वो औरतें उसे देखती है तो उन्हें सिमी बहुत मासूम लगती है और वो लोग एक थल पूरा रंग उसे दे देती है और मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए घाट की ओर बढ़ जाती हैं। और सिमी उस रंग को लेकर धीरे धीरे उन सब के पास जाती है और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में रंग भरकर अनवी हाना शिवी चिक्की पर डाल देती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो सब जो आपस में बात कर रहे थे, अचानक से उन पर रंग पड़ने से वो लोग चौंक जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो वहां सिमी अपने कमर पर हाथ रखकर उन्हें ही देखकर हंसे जा रही थी। अनवी उससे बोली, सिमी तुम नहीं सुधरोगी ना? ये कहकर वो पास पड़े गुलाल की थाल से तुरंत रंग लेती है, सिमी के पीछे भागने लगती है और सिमी अपने साड़ी की प्लेट्स को पकड़ते हुए हंसकर उससे बचने की कोशिश करने लगती है। फिर क्या था, इसी तरह वो सब एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालने लगे और धैर्यवीर उन लोगों को ये करता देख रहे थे। सिमी इतने अच्छे से बच रही थी कि एक भी रंग उस पर अभी तक नहीं लगा था और बाकी सभी रंग चुके थे। शिवी आगे भाग रही थी और चिक्की उसके पीछे उसे रंग लगाने के लिए। तभी शिवी आगे न देखने की वजह से किसी से टकरा जाती है, पर वो गिरती उससे पहले ही उसे किसी ने कमर से पकड़ लिया। शिवी अचानक से घबरा गई, पर वो जब सामने देखी तो उसे धैर्य ने पकड़ रखा था। धैर्य उसे देखकर स्माइल करते हुए पीछे से इशारे में चिक्की से रंग मांगता है। चिक्की भी तुरंत दे देती है और फिर धैर्य धीरे से अपने हाथ को शिवी के गाल तक बढ़ाकर उसे पूरा रंग देता है। शिवी को पहले समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया वो तुरंत धैर्य से दूर होकर चिक्की और धैर्य दोनों को घूरने लगी। चिक्की तो खिसक ली, पर अभी तक स्माइल करते हुए उसके सामने खड़ा था। उसे स्माइल करता देख शिवी के हाथ में जितना गुलाल था वो सब उसके मुंह पर लगाकर हंसते हुए उसे बोली, अब बंदर लग रहे हो, अब हंसो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाती है और धैर्य का मुंह बन जाता है। उधर अनवी बेचारी थक गई थी सिमी को पकड़ते हुए, पर सिमी अब तक उससे बची हुई थी। वो घाट के बिल्कुल साइड भाग रही थी। अनवी उससे कुछ दूर थी। वो उसे देखते हुए बोली, सिमी आराम से कहीं गिर न जाओ तुम। उद्धरण चिन्ह। सिमी हंसते हुए बोली, अरे तुम बस मुझे पकड़ने पर ध्यान दो, मैं नहीं। ये बोलते बोलते ही सिमी अपने साड़ी में फंसकर पानी में गिरने वाली होती है और उसे देखकर सभी तेज से चिल्लाते हैं, सिमी। सिमी को अब तक तैरना नहीं आया था, उसे पानी से बहुत डर था। वो तेज से चिल्लाए, उसे लगा कि वो फिर गिरेगी इस बार, पर कोई था जो उसे गिरने से पहले ही उसकी पतली सी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सिमी तो डर से कुछ समझ ही नहीं पाई, पर जब उसे लगा कि वो किसी की बाहों में कसकर जकड़ी हुई है तो उसे कुछ सही लगा और वो उस बाहों की गर्माहट को अच्छे से जानती थी। इसलिए वो अपनी टिमटिमाती बड़ी बड़ी आंखों से अपना छोटा सा सर ऊपर करके उस इंसान को देखने लगती है, पर उसे देखकर उसकी आंखों में डर आ जाता है, क्योंकि वो ऐव था जिसने उसे बचाया था, पर उसकी आंखें बेहद सर्द थी इस वक्त। ऐव उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, ये क्या हो रहा था यहाँ? क्या एक बार फिर तुम्हें पानी में जंप करना है? सिमी उसकी ठंडी आवाज सुनकर जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन न में 3-4 बार हिला देती है। उधर जब सब देखते हैं कि ऐव आ चुका है तो अनवी और बाकी सभी पीछे मुड़ते हैं, पर अनवी आहना को कोई अपनी बाहों में भर लेता है। वो दोनों जल्दी से उन्हें देखती है तो वहां शिविन और सात्विक थे। अनवी हैरान होकर सात्विक से बोली, अब सब यहाँ कैसे और कब से हैं? सात्विक उसे प्यार से जवाब देता है, कुछ देर पहले से, जब तुम सब ये रंग से खेल रही थी और हमारा काम खत्म हो गया तो हम सब यहीं आ गए। फिर शिविन ऐव और सिमी को साथ देखते हुए सभी से बोला, अब हम सब चलो चलते हैं, वो सिमी को लेकर आएगा। सभी हाँ में अपना सर हिलाते हैं, फिर वहां से उन दोनों को छोड़कर निकल जाते हैं। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और ऐव घाट के किनारे अभी तक सिमी को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए खड़ा था।
सिमी भी उसके सीने पर अपना छोटा सा सर रखकर एकटक गंगा के पानी को देख रही थी। ऐव भी इमोशनलेस था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में एकटक सूरज को अस्त होते देख रहे थे। वो माहौल बहुत ही प्यारा था। सिमी बहुत देर बाद ऐव की बाहों में कसमसाते हुए धीरे से बोली, अभी मेरा पैर दुख रहा है अब। उद्धरण चिन्ह। ऐव जो ध्यान से उन लहरों को देख रहा था, वो अपनी लिटिल वाइफ की बात सुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी को तो ऐव की यही सारी हरकतें कभी कभी बहुत अच्छी लगती थी। वो भी उसके गले में अपने हाथ डाल लेती है और उसके सीने से लग जाती है। ऐव फिर कुछ देर चुपचाप ऐसे ही उसे लिए खड़ा रहता है, फिर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। ऐव सिमी को अपनी गोद में ही लिए कार में बैठता है और ड्राइवर कार ऐव के बताए गए एड्रेस की तरफ मोड़ देता है। सिमी जो उसकी गोद में चुपचाप बैठी थी, जब वो हवेली की तरफ न जाकर कहीं और जा रहे थे तो सिमी अपना छोटा सा सर ऊपर करके ऐव से मासूमियत से बोली, अभी हम घर नहीं जा रहे। उद्धरण चिन्ह। ऐव उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, नहीं। उसकी बस नहीं सुनकर सिमी का मुंह फूल गया। फिर उसने उससे कुछ नहीं पूछा और ऐसे ही उससे लिपटी रही। कुछ देर बाद उनकी कार एक आलिशान पैलेस के आगे आकर रुकी। ड्राइवर निकलकर ऐव की तरफ का गेट खोलता है और ऐव सिमी को लेकर बाहर निकलता है। वो पैलेस इतना बड़ा था कि आसपास के एरिया में वहां कोई घर नहीं था। गार्ड्स जो उस बड़े से गेट आगे खड़े थे, वो जल्दी से ऐव को ग्रीट करके गेट खोलते हैं और ऐव सिमी को लेकर अंदर आता है। सिमी हैरान होकर उस पैलेस को देख रही थी, क्योंकि वो बहुत ही रॉयल और सुंदर था। सिमी चारों तरफ देखते हुए ऐव से खुश होकर बोली, ये आपका पैलेस है। ऐव उसका हाथ पकड़ अंदर की ओर ले जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, नहीं, ये हमारा पैलेस है। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, यानी मेरा है ये इतना सुंदर पैलेस। ऐव उसे एक नजर देखता है और जवाब देता है, हाँ तुम्हारा ही, अब चलो कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसे डाइनिंग एरिया में ले जाता है, जहां पहले से ही हर तरह की डिशेज सिमी की पसंद की रखी थी। सिमी बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से खाने पर लगभग टूट पड़ती है। ऐव उसे ही ध्यान से देख रहा था। उसका खाना हो जाने के बाद ऐव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी तो समझ ही नहीं पाती। ऐव उसे गोद में उठाए सीधे टेरेस पर जाता है और सिमी को टेरेस के बीचों बीच खड़ा कर देता है। सिमी अपने आसपास देखने लगती है। वहां का माहौल बहुत रोमांटिक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा हो कि कभी भी बारिश हो सकती है। और तभी उसकी नजर टेरेस के किनारे एक शेल्टर पर जाती है, जहां एक वाइट राउंड शेप बेड रखा था। उसके आसपास वाइट कर्टन लगे हुए थे और बस 2 कैंडल्स जल रही थी और वो दोनों फिर एक हो गए। 82 धैर्य की फोर्सफुली किस शिवी को। अब आगे। अगली सुबह बनारस गीता भवन, सुबह के 11 बजे। गीता भवन के आगे एक चमचमाती पोश कार आकर रुकी। उसमें का ड्राइवर बाहर निकला और कार का गेट खोलता है। कार से एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी, जिसने बहुत ही महंगा धोती कुर्ता पहन रखा था, वो निकला और उन्हीं के साइड से एक 60-65 साल की बूढ़ी महिला, जिसने महंगी बनारसी साड़ी पहन रखी थी, वो निकली और गीता भवन के अंदर फिर वो दोनों चले गए। गेट पर ही उनका इंतजार गीता जी कर रही थी। वो जब उन्हें देखती है तो खुश होकर जल्दी से उनके पांव छूती हैं और वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गीता जी मुस्कुराते हुए उनसे बोली, माँ पापा आइए अदन चलते हैं। समीर कब से आप सबका इंतजार कर रहा था। वो दोनों भी हंसते हुए उनके साथ अदन गए तो समीर वही सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो जब किसी के आने की आवाज सुनता है तो सामने देखता है और फिर खुश होकर अपना लैपटॉप साइड में रखता है और उनके पास जाता है। उन दोनों के पैर छूते हुए बोला, दादू दादी आप सब आ गए। मुझे कॉल कर दिया होता, मैं आ जाता लेने। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आदमी औरत समीर के दादा दादी थे, जिनका नाम गिरधर जौहर और जानकी जौहर था। उनका रुतबा पूरे बनारस से लेकर प्रयागराज तक था। वो काफी नामी गिरामी खानदान के थे। पर समीर के पापा रमेश जी ने अपने मन से शादी की थी, जिस वजह से गिरधर जी नाराज हो गए थे। इसलिए रमेश जी इतने अमीर होने के बावजूद भी अपने बच्चों और बीवी के साथ अलग एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहते थे।
पर जब रमेश जी की मौत हुई तब गिरधर जी को बहुत दुख हुआ था, जिस वजह से वो काफी बीमार भी रहने लगे थे। उन्होंने गीता जी से भी माफी मांगकर उन्हें वापस घर ले जाने की बात की थी, पर गीता जी काफी स्वाभिमानी औरत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ तो कर दिया, उनके साथ नहीं गई और अपने दोनों बच्चों को अकेले पालती रही। और फिर गिरधर जी और उनकी पत्नी जानकी जी भी उनसे ऐसे ही मिलते थे और एक दूसरे के अच्छे संपर्क में थे। समीर और सिम्हिका का वो दोनों बहुत प्यार करते थे, पर सिम्हिका के जाने के बाद वो दोनों और बीमार हो गए। पर इतने सालों बाद अपने पोते समीर से मिलने के लिए वो तुरंत यहाँ तक चले आए। गिरधर जी समीर को अपने गले लगाते हुए बोले, बेटा तेरा दादू अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो खुद नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर समीर मुस्कुरा दिया और फिर सभी हाल में आकर बातें करने लगे और गीता जी सबके लिए चाय नाश्ता लगवाने लगी। कल पूजा थी, जिस वजह से सभी का रहना जरूरी था। फिर वो सब ऐसे ही बैठकर सारी बातें करने लगे, पर बीच बीच में सिम्हिका के जिक्र से सब दुखी हो जाते थे। हो भी क्यों न, वो लाडली जो थी सबकी। उसी समय पैलेस में टेरेस के एक लेविश रूम में वहां की सारी चीजें बिखरी हुई थी। बैंगल्स कुछ टूटी थी और कुछ फ्लोर पर बिखरी पड़ी थी। सिमी के कपड़े पूरे फ्लोर पर बिखरे थे। ऐफ की शर्ट भी फ्लोर पर पड़ी थी। उस रूम को देखकर सब आसानी से पता लगा सकते हैं कि वहां रात में क्या क्या हुआ होगा। सूरज की रोशनी छनकर सीधे उस वाइट राउंड शेप बेड पर सुकून से सो रहे दो लोगों पर पड़ रही थी, जो एक ही चादर में लिपटे हुए थे। तभी वहां ऐफ का फोन बजता है और ऐफ की नींद टूट जाती है। उस समय उसके बाल पूरे मेसी थे। उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। वो आंखें बंद किए अपने एक हाथ से फोन उठाता है और उस आ रहे फोन को देखता है जिसमें किन्नू लिखा था। ऐफ बिना किसी भाव के फोन उठाता है तो उधर से सात्विक बोलता है, चीकू मैंने रात को संभाल लिया सब, पर अब घर आ जाओ, सभी पूछ रहे हैं, खासकर सिमी के बारे में। उद्धरण चिन्ह। ऐफ बस हम बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो एक नजर अपनी लिटिल वाइफ पर डालता है, जो उससे ही बिल्कुल सटी हुई थी, या कह लो उसी के ऊपर लेटी हुई थी। उसके फेस पर ऐफ का दिया हुआ रात भर का टॉर्चर अभी तक साफ साफ दिख रहा था, पर उसका फेस अब बहुत ग्लो कर रहा था। वो पहले से भी कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी। ऐफ एकटक उसे देखते हुए उसे अपने साइड में लिटाता है, फिर उसके बालों को इसके चेहरे से हटाते हुए रात के सब याद करने लगता है। रात का याद करके उसके फेस पर एक अलग ही प्यारी स्माइल थी। सिमी अभी तक बहुत नींद में थी, और हो भी क्यों न ऐफ ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था, तो वो अभी तक तो सोएगी ही। पर उन दोनों को हवेली जाना था, जिस वजह से ऐफ को अपनी लिटिल वाइफ को उठाना था। वो झुककर उसके नोज पर किस करके उसके फेस को अपने फेस से रब करते हुए अट्रैक्टिव आवाज में बोला, लिटिल वाइफी गेट अप, दोपहर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बाहों में कसमसाते हुए करवट ले लेती है, पर उठती नहीं। ऐफ उसे पीछे से हक करते हुए उसके कान पर हल्के से बाइट करता है और उसकी गर्दन पर उस जगह किस करता है जहां उसके दिए हुए लव बाइट्स अब लाल पड़ चुके थे। सिमी उसके इस तरह करने से कसमसाते हुए और नींद भरी आवाज में बोली, सोने दीजिए न प्लीज। ऐफ लगातार उसके गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, नहीं लिटिल वाइफी, हमें अभी हवेली चलना है, वहां चलकर तुम फिर से सो जाना, ओके। उद्धरण चिन्ह। सिमी जैसे ही उसकी तरफ पलटती है, अचानक से वो तेज से चीख पड़ती है। ऐफ जो एक बार फिर सिमी की खुशबू में मदहोश हो रहा था, वो सिमी के चीखने से तुरंत उसे पकड़कर बोला, व्हाट हैपन लिटिल वाइफी। सिमी की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो ऐफ के सीने से लगते हुए सुबकते रोते हुए बोली, हबी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो ऐफ से दूर हटने के बजाय बिल्कुल इसी से लिपट गई और उसे कसकर पकड़कर सिसकने लगी। ऐफ उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने गांव से किसी को मैसेज करता है। करीब 10 मिनट बाद एक ड्रोन उस टेरेस पर आता है और सीधे ऐफ के रूम में आता है और उसके बेड पर कई सारी टैबलेट्स को रखकर वापस उड़ जाता है। सिमी ऐफ को छोड़ नहीं रही थी, जिस वजह से ऐफ को ड्रोन का सहारा लेना पड़ा दवा लाने के लिए। ऐफ एक हाथ से अपनी क्यूट सी वाइफ को पकड़ता है, जिसका फेस रो रो कर लाल हो चुका था, और दूसरे हाथ से वो टैबलेट्स लेता है। फिर वो उठकर बेड पर बैठता है। सिमी अभी भी उससे किसी
बंदर के बच्चे के जैसे चिपकी थी। इससे कोई मतलब नहीं था कि वो अभी पूरी नेक्ड थी। अभी उसे इतना पता था कि उसकी पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी और उसके लोअर बॉडी में तो हद से ज्यादा दर्द था। अब उसे अपने सामने करके उसके आंसू उसके फूले हुए गालों से साफ करता है। फिर वो उसे चुप कराते हुए थोड़ा सॉफ्ट से बोला, लिटिल वाइफी अब मत रोना ओके। और फिर वो उसे टैबलेट्स देते हुए बोला, ये सारी टैबलेट्स तुम्हें अभी खाने हैं। इसे खाने के आफ्टर 5 मिनट्स यू विल फील बेटर। सिमी अपनी सूजी हुई आंख, सूजे हुए होंठ और फूले हुए गाल को और फुलाते हुए मना करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं खाऊंगी कोई दवाई, मुझे किसी और तरह से ठीक करिए समझे आप। उसे एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं रात का वही फिर सब रिपीट करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम अब मुझे टॉलरेट कर पाओगी? उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसकी बात मुंह खोले सुन रही थी। वो जल्दी से अपनी गर्दन न हिलाकर उससे दवाई लेती और उसे मुंह में रखने लगती है। स्माइल करते हुए उसे पानी पिलाता है और सिमी वो दवा खा लेती है, पर उसे बहुत कड़वी लग रही थी वो दवा। वो अजीब अजीब तरह से मुंह बना रही थी। उसे ही इंटेंस होकर देख रहा था, क्योंकि सिमी की हालत इस समय को सेड्यूस कर रही थी। उसकी बॉडी से वो चादर हट गई थी जिस वजह से उसके पूरा शरीर जो लव बाइट से भरा था वो बहुत ही हॉट लग रहा था। उसके फेस को देखते हुए उसे अपने पास खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके मुंह का टेस्ट बदलने लगता है। सिमी भी पहले थोड़ा घबरा जाती है, पर जब उसे फील होता है कि उसका कड़वापन अब उसके मुंह से जा रहा है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वाधवा हवेली। कल पूजा थी, जिस वजह से आज बहुत चहल पहल थी। सभी बड़े अपने काम में लगे थे और लड़कियां अपने अपने रूम में थी। चिक्की और शिवी एक ही रूम में थी। चिक्की अपना फोन चला रही थी और शिवी कोई सा बुक पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर उसके कॉलेज फ्रेंड राज का कॉल आता है और शिवी फोन लेकर कॉरिडोर में आ जाती है। उससे बात करने लगती है। वो दोनों आने वाले एग्जाम के बारे में काफी हंस हंस कर बात कर रहे थे। शिवी बार बार राज से यही कह रही थी कि राज यू आर सो फनी। शायद राज कोई जोक सुना रहा था, इसलिए शिवी हंस रही थी, पर इस बात से अनजान कि उसके मुंह से राज का नाम सुनकर कोई गुस्से से उबल रहा था। शिवी अपने ही धुन में थी कि अचानक से कोई उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे एक साइड खाली रूम में ले आता है। शिवी जब तक कुछ समझ पाती वो इंसान उसे रूम में लाकर रूम को अंदर से लॉक करके उसे वॉल से सटा देता है। शिवी हैरान होकर अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगती है। वो जल्दी से राज से फोन रखवाते हुए बोली, राज मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट करके उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है जिसे उसने बहुत टाइट पकड़ रखा था। वो अपने हाथ को उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, बंदर तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान धैर्य था जो शिवी के राज से बात करने से उबल रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों। वो शिवी का हाथ और टाइट पकड़ते हुए बोला, आज के बाद तुम राज से बात नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसे घूरते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले, मैं चाहे जिससे बात करूं। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसे दीवार से और तेज पुश करते हुए उसके करीब आकर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, पर तुम अब मेरी हो इसलिए तुम अब किसी से बात नहीं करोगी। शिवी अपने दिल में उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो भी लड़ते झगड़ते पता नहीं कब धैर्य को पसंद करने लगी थी, उसे नहीं पता था। पर फिर भी वो उसे दिखावा करते हुए बोली, मैं नहीं हूं तुम्हारी और तुम तो सभी से फ्लर्ट करते हो, न तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाओ उन्हीं के पास। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसके बोलते हुए पिंक होंठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होता, ये सब अच्छे से जानते हैं समझी, और तुम भी ये जान लो कि अब तुम उससे बात नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझ पर ऐसे ऑर्डर नहीं चला सकते, नहीं तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए उसके बेहद करीब आकर धीरे से बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहोगी। ये कहकर वो फोर्सफुली शिवी के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवी शॉक्ड होकर उसे देखती रह जाती है और धैर्य अपनी पूरी ताकत उसे चूमने लगा।
शिवी उसे धक्का देने लगी, पर धैर्य के आगे वो कुछ नहीं थी। धैर्य उसे जबरदस्ती किस कर रहा था और शिवी उससे छूटने का स्ट्रगल कर रही थी। धैर्य जब देखता है कि शिवी अब सांस नहीं ले पा रही तो वो उसे धीरे से छोड़कर उसके बालों और कपड़ों को सही कर देता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, समझ आया, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मत बात करना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है और शिवी ऐसे ही गुस्से और शॉक में खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद वो भी धैर्य को कोसते हुए वापस अपने रूम में आ जाती है। उधर एव और सिमी हवेली आने के लिए निकल चुके थे। सिमी ने तो एव को बहुत परेशान कर दिया था। एव को उसे धमकाते हुए लाना पड़ रहा था, क्योंकि वो न खुद से नहाने जा रही थी, न ही खुद से कपड़े पहन रही थी और न ही कुछ खा रही थी। एव के धमकी देने से कि अगर वो अब कोई भी नखरे करेगी तो वो फिर से वही सब करेगा, जिस वजह से वो सिमी फिर रेडी हुई और दोनों हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचने के बाद सिमी सीधे एव के रूम में जाती है और सो जाती है, क्योंकि एव ने ही उसे उसके रूम में ही जाकर सोने को कहा था। सिमी अन्वी और बाकी सभी से मिलकर सीधे सो जाती है और एव अपने काम में लग जाता है। पूजा अब एव करता था, न कि धनराज वाधवा। एव ने खुद कहा था कि वो अपने माँ की श्राद्ध की पूजा खुद से करेगा। हालांकि वो उन सब में भरोसा नहीं करता था, पर उसे अपने माँ की हर चीज खुद से करनी था। इसी तरह तैयारियों में सारा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। सुबह 10 बजे का मुहूर्त था, जिस वजह से सब जल्दी ही डिनर करके सो जाते हैं। एव भी सिमी को खाना खिलाकर उसके साथ उस रात आराम से सो जाता है। वहीं दिल्ली के मित्तल हाउस में राघव मित्तल और सनम मित्तल बर्बाद हो चुके थे और अब सनम नॉर्मल काम के लिए इंटरव्यू दिया करती थी, पर उसकी नफरत सिमी को लेकर कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। उनका मित्तल हाउस बिकने से बहुत मुश्किल से बचा था। इस समय उसी हाउस के एक कमरे में सनम मित्तल, राघव मित्तल और युवराज कपूर और 2 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थे। उन सब को देखकर यही लग रहा था कि वो लोग कोई प्लान डिस्कस कर रहे थे। जब सब हो जाता है तो युवराज कपूर सभी से थोड़ा गुस्से से बोलता है, आप सबको जो करना हो वो उसके साथ करिए, पर मेरी सिमी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसे बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, इस बार जहां वो अखंड वाधवा भी नहीं पहुंच पाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सनम नफरत से सिमी का नाम लेकर बोली, ठीक है, उस सिम्हिका को हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बस उसे मेरे अखंड से दूर कर दो, जिससे मैं उसकी वाइफ बन सकूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर एक खतरनाक और शातिर स्माइल आ जाती है। फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कट जाता है और सभी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं।